हेलो। आपका स्वागत है पुनर्जन्म की एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की संकरी गलियों के बीच स्थित नीलकंठ हवेली हमेशा से ही रहस्य और भय का केंद्र रही थी। लेकिन पुलिस अधिकारी अभिषेक सक्सेना कभी अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर घटना का एक तर्क होता है, हर रहस्य के पीछे एक मनोवैज्ञानिक या आपराधिक कारण। पर उस रात जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसके वर्षों पुराने विश्वास को हिलाकर रख दिया। 2 हफ्ते पहले उसे एक केस मिला। एक 22 वर्षीय लड़की सिया चौबे ने अचानक दावा किया था कि उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी हैं। उसने कहा कि वो 100 साल पहले इसी वाराणसी में रहती थी और उसकी हत्या इसी नीलकंठ हवेली में हुई थी। शुरुआत में अभिषेक ने इसे मानसिक भ्रम समझा, लेकिन जब लड़की ने हवेली के अंदर मौजूद ऐसी ऐसी चीजें बताना शुरू किया जिनके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं था, तब मामला अचानक गंभीर हो गया। सिया ने हवेली का नक्शा बताने की कोशिश की। गुप्त तहखाने, बंद कमरा, दीवार के भीतर छिपी पुरानी चाबी, ये सब ऐसे विवरण थे जो कोई सामान्य इंसान नहीं जान सकता था। अभिषेक के मन में संदेह की जगह जिज्ञासा ने ले ली और वो सिया को लेकर खुद हवेली पहुंचा। हवेली का वातावरण पहले ही कदम से सिहरन पैदा करता था। धूल से ढकी दीवारें, जाले से भरी छतें और कहीं-कहीं पर टूटे हुए दरवाजे जो हवा चलने पर अपने आप चरमराते। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सिया अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गई। उसने कंप-कंपाते स्वर में कहा, मेरी हत्या यहीं हुई थी। मैं रो रही थी, मदद मांग रही थी। उसने अचानक हवेली के पुराने कक्ष की ओर इशारा किया। जगह बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन सिया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो वास्तव में सब देख रही हो। कमरा दशकों से बंद था। जब ताला तोड़ा गया, अंदर की हवा इतनी बासी और भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की कुर्सी थी जिसके बाजुओं पर जंजीरें जंग खा चुकी थीं। सिया अचानक उस कुर्सी के पास गई और बोली, मुझे यहीं बांधा गया था। मेरी चीखें कोई नहीं सुन पाया। अभिषेक को पहली बार लगा कि मामला साधारण नहीं है। तभी अचानक सिया की नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वो सीधा वहां गई और फर्श पर जमी मिट्टी को हटाने लगी। वहां से एक पुराना चांदी का लॉकेट निकला। ये मेरा है, मेरे पिछले जन्म का। उसकी आवाज में दर्द था। इससे पहले कि अभिषेक कुछ पूछता, कमरे की दीवार अचानक कुछ आवाज करने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। हवेली में हवा का बहाव बिल्कुल नहीं था, फिर आवाज कैसे? अचानक कमरे के बाहर से एक धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। दोनों बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने तेज से दस्तक दी, बार बार जोर जोर से। लेकिन जब अभिषेक ने दरवाजा खोला, सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। सिया के चेहरे पर भय की लकीरें साफ थीं। उसने कहा, वो वापस आ गया है, वही जिसने मुझे मारा था। और अचानक उसकी गर्दन पर लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे दबोच लिया हो। अभिषेक ने घबराकर उसे बचाया, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह विज्ञान के हर नियम से परे था। वह सिया को लेकर भागते हुए हवेली के बाहर आया, लेकिन सिया चिल्लाई, नहीं, मैं अधूरी कहानी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक हत्यारा नहीं मिलता। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे 2 जन्मों की यादें एक साथ भड़क उठी हों। अभिषेक समझ चुका था कि अब ये केस सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि एक अलौकिक रहस्य का है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगले जन्म में भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। और कहानी वहीं से शुरू होगी जहां खत्म हुई थी। डायरी 100 साल पुरानी थी और उस पर सिया के पिछले जन्म का नाम खुदा हुआ था, रागिनी। अगले दिन अभिषेक ने नीलकंठ हवेली की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 100 साल पहले रागिनी नाम की एक युवती रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुई थी। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, पर हवेली के मालिक अच्युतानंद पर शक हुआ था, जो काला जादू और तांत्रिक अनुष्ठानों में लिप्त था।
अच्युतानंद का रिकॉर्ड भी अजीब था। गांव के कई लोग कहते थे कि वो मरने के बाद भी हवेली में घूमता था, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि वह अमर्त्य चाह रहा था, जिसके लिए एक पवित्र आत्मा की बलि आवश्यक थी। क्या रागिनी उसी का शिकार बनी थी? सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसी रात सिया फिर हवेली जाने की जिद करने लगी, और इस बार वो किसी ट्रांस में थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। अभिषेक उसे रोक नहीं पाया और दोनों फिर हवेली पहुंचे। इस बार हवेली के अंदर पहले से अलग ऊर्जा थी, जैसे कोई जाग गया हो। हवेली के लंबे गलियारे में चलते हुए सिया अचानक रुक गई और बोली, वो यहीं कहीं छिपा है, मेरी आत्मा को कैद किए हुए। इसके बाद वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे गुप्त तहखाने की ओर भागी। वहां पहुंचते ही उसने हवेली के मध्य भाग में एक गोल निशान देखा, धरती पर काले राख का चक्र। सिया ने बिना सोचे समझे कहा, यहीं पर मेरा रक्त बहाया गया था। और अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवा ठंडी होकर बर्फ जैसी लगने लगी, जैसे कोई शक्तिशाली उपस्थिति करीब आ गई हो। तभी अंधेरे कोने से एक छाया उभरी, धीमी भारी सांसों की आवाज के साथ। ये कोई इंसान नहीं था, पर उसका आकार एक इंसानी ढांचे जैसा था। उसके आने भर से सिया चीख उठी, ये वही है, अच्युतानंद। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकने लगीं। अभिषेक ने हथियार निकाला, लेकिन गोली चलाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सामने जो था वो भौतिक नहीं, एक अभिशप्त आत्मा थी। पर जैसे ही छाया ने सिया की ओर हाथ बढ़ाया, भीतर रखे एक पुराने लोहे के संदूक से तेज रोशनी निकली। संदूक अपने आप खुला और उसमें से एक पुरानी जपमाला बाहर गिर पड़ी। सिया के मुंह से अचानक मंत्र निकलने लगे, पुराने संस्कृत के, जिन्हें वो पहले कभी नहीं जानती थी। मंत्रों की शक्ति से हवा भारी होने लगी और छाया चिल्लाई, एक इंसानी आवाज नहीं, बल्कि जानवर की तरह दहाड़। अचानक तहखाने की एक दीवार का हिस्सा टूट गया और वहां से एक कंकाल नुमा शव मिला। शव से चांदी का टूटा हुआ ब्रेसलेट मिला। ऐसा ही ब्रेसलेट सिया ने अपने पिछले जन्म की यादों में बताया था। सिया अचानक बोली, मेरा शव आखिर मिल गया। तभी छाया ने आखिरी बार हमला किया, लेकिन मंत्र की ऊर्जा और जपमाला की रोशनी ने उसे राख में बदल दिया। हवेली अचानक शांत हो गई, मानो किसी ने सदियों पुराना बोझ उतार दिया हो। सिया जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीमे से कहा, अब मैं मुक्त हूं। पर असली रहस्य तब सामने आया जब अभिषेक ने राख वाले हिस्से में एक पुराना कागज देखा। उस पर लिखा था, मेरी मृत्यु का बदला लेने वाला मेरा ही पुनर्जन्म होगा। हवेली की आत्मा तब तक नहीं मिटेगी जब तक सत्य का चक्र पूरा नहीं होता। और नीचे हस्ताक्षर, अच्युतानंद। अभिषेक की रूह कांप गई। क्या अच्युतानंद ने खुद भी पुनर्जन्म की योजना बनाई थी? क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? जैसे ही वो सिया को लेकर हवेली से बाहर निकला, उसकी जेब में रखा पुराना लॉकेट अचानक अपने आप खुल गया। अंदर एक बच्चे की धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं लौटूंगा। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा का एक झोंका निकला और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अभिषेक समझ चुका था, कहानी खत्म नहीं हुई है, पुनर्जन्म का खेल फिर शुरू होने वाला है, और अगला निशाना शायद वो खुद हो।